हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में देखा था। हमने ब्लूम के बारे में जाना था, वो कौन थे, उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी कैसे दिया। साथ ही हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव डोमेन के बारे में भी देख लिया था। उसके बाद हमने रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में जाना। अब हम इस वीडियो में भावात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव डोमेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भावात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव डोमेन। इस पक्ष से तात्पर्य है कि उस टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक यानी गुस्सा, प्यार, चिढ़ाना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास करना है। ठीक है, ये जो उद्देश्य ब्लूम ने दिया था, ठीक है, ब्लूम ने नहीं दिया था, ब्लूम के सहयोगियों ने दिया था। और जो है उसमें ये बताया गया था कि इस पक्ष से तात्पर्य उस टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक यानी भाव संबंधित, जैसे कि जो भी फीलिंग्स होती हैं लाइक गुस्सा, प्यार, चढ़ाना, एक्साइटेड करना, रोना आदि, तो इस चीज़ का इसमें विकास हुआ। तो इसके 6 उद्देश्य जो थे उसके बारे में हम देखेंगे। पहला था अनुकरण यानी रिसीविंग। तो रिसीविंग में क्या था? भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण मतलब नकल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अनुकरण यानी रिसीविंग में क्या होता है कि सबसे पहले अगर बच्चों के अंदर भाव जागृत करना है तो बच्चों के अंदर क्या करना पड़ेगा? बच्चों को अनुकरण के माध्यम यानी नकल करने के माध्यम, आप कुछ ऐसा करिए कि बच्चे आपकी नकल करें, ठीक है, और उस नकल के माध्यम से बच्चे सीखें। तो ये हो गया अनुकरण। दूसरा था अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्डिंग। अनुकरण के पश्चात उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। आपने कोई क्रिया मतलब आपने कुछ किया और आपको देख के बच्चे ने आपकी नकल की, फिर आपने वो काम करना बंद कर दिया। अब बच्चा जो है खुद ही आपकी नकल कर रहा है, ठीक है, तो ये अनुक्रिया हो गया। ठीक है, दूसरा अनुक्रिया हो गया। तीसरा अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग। उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं। ठीक है, यानी आपने जो उसे अनुकरण करना सिखाया, उसके बाद बच्चे ने क्रिया किया। अब आप बच्चे से पूछते हैं, बेटा ये बताओ मैंने ऐसा किया था तो तुम भी करके दिखाओ, तो वो उस चीज़ को बताता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, उसकी वैल्यूइंग की जाती है। आगे है चौथा विचारना यानी संप्रत्यय करना यानी कॉन्सेप्टलाइजेशन। हम उसके सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करते हैं। ठीक है, हम ये सब देखते हैं कि वो सही कर रहा है या नहीं, उसके बारे में हम सोचते हैं। पांचवा है व्यवस्थापना यानी संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। उस प्रकरण को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। छठा है चरित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन। तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं। ठीक, जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। जैसे हम किसी गुंडों को देखते हैं बुरा काम करते हुए, तो उन सब के प्रति हमें गुस्सा का भाव जागृत होता है। उसके बाद हम किसी मूवीज़ में हीरो को देखते हैं तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, मतलब एक अच्छा फील होता है कि, तो वो जो है भाव एक तरीके का है। तो भावात्मक पक्ष को हम एक और उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, अगर हमको ईज़िली याद करना है तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसका बर्थडे है, ठीक है, तो उसको उसके बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो उस गिफ्ट को रिसीव करता है। ठीक है, उसको किसी ने गिफ्ट दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको गिफ्ट दिया, तो उस गिफ्ट को उसने रिसीव किया। ठीक है, तो पहला उद्देश्य हो गया अनुकरण यानी रिसीविंग। ठीक है, उसने उसको रिसीव किया। उसके बाद दूसरा अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्डिंग। जब उसने गिफ्ट लिया तो उसने देने वाले को थैंक यू कहा, रिस्पॉन्स किया कुछ कि थैंक यू फॉर गिफ्ट, इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तीसरा है अनुमूल्यन। ठीक है,
उसके बाद उस बच्चे ने उस गिफ्ट की जो है वैल्यू को देखा, मतलब ये गिफ्ट कितने का होगा, ये महंगा होगा या सस्ता होगा। तो उसका सब उसने तीसरा अनुमूल्यन किया, उसकी वैल्यू देखी, यानी वैल्यूइंग किया, ठीक है। उसके बाद चौथा है विचारना, यानी कॉन्सेप्टलाइजेशन, ठीक है। तो अगर उसको किसी ने महंगा गिफ्ट दिया और किसी को जो है और किसी ने उसको सस्ता गिफ्ट दिया, तो इस हिसाब से उसने जो है उसके बारे में विचारना शुरू किया, उसके बारे में एक धारणा बनानी शुरू की, ठीक है। उसके बाद जो है व्यवस्थापना संगठन, ठीक। उसके बाद सस्ते महंगे जितने भी गिफ्ट मिले थे उस बच्चे ने उसको संगठित किया, यानी उसकी एक व्यवस्था की, उसको एक जगह पे रख दिया, ठीक। उसके बाद जो है छठा है चरित्रीकरण, यानी कैरेक्टराइजेशन। उस गिफ्ट के बेसिस पे उस बच्चे ने प्रत्येक व्यक्ति जिसने गिफ्ट दिया था कि हाँ इस अंकल ने गिफ्ट दिया था, ये अंकल अच्छे हैं, इन्होंने अच्छा गिफ्ट दिया था, इस बेसिस पे उस बच्चे ने इनका कैरेक्टर जो है डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो समझने के लिए कि आपको पॉइंट बिल्कुल एक सीरीज़ में याद रहे, इसलिए मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। वैसे अगर किसी का बर्थडे है तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि गिफ्ट के बेसिस पे हम किसी को जज करें, किसी के कैरेक्टर को जज करें, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष यही था, और इसको याद करने के लिए हम वो उदाहरण दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियात्मक पक्ष, यानी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो क्रियात्मक पक्ष है, उस क्रियात्मक पक्ष या उद्देश्य का निर्माण सिम्पसन ने 1969 में किया। उन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं को प्रकाशित किया। पहला था उद्दीपन, यानी स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन में क्या होता है, इससे आते कुछ ऐसी वस्तु से होता है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तत्पश्चात हम उसे देखकर रिस्पॉन्स करते हैं, यानी अनुक्रिया करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करते हैं। इस उदाहरण में भूख उद्दीपन हुई जो हमें क्रिया करने के लिए उत्तेजित कर रही है। दूसरा है कार्य करना, यानी मैनिपुलेशन। इस उद्दीपन के प्रति क्रिया हमको कार्य करने पर मजबूर करती है। जैसे हमें भूख लगी तो हम किचन में जाते हैं, यानी हम कुछ क्रिया करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, ठीक है। हम किचन में आके कुछ बनाते हैं, यानी कुछ हम कार्य करते हैं। तीसरा है नियंत्रण, यानी कंट्रोल। उस क्रिया पर हम नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम उतना ही बनाते हैं जितना हम खा सकें, तो उस हम कंट्रोल से बनाते हैं, ठीक है, एक लिमिट में बनाते हैं। चौथा है समन्वय, यानी समायोजन। उसे नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य जो है समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते हैं जैसे कि हम अपने भूख से ज़्यादा खाना बना लें। हमें जितनी भूख रहती है हम उतना ही खाना बनाते हैं, ठीक है। यानी हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य समन्वय, यानी एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। पांचवा है स्वाभाविक, यानी नेचुरलाइजेशन। समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है, ठीक है। हम आसानी से के साथ हर परिस्थिति में उनमें समन्वय स्थापित कर पाते हैं, वह हमारा स्वभाव बन जाता है, ठीक है। तो हम जो है इतना कंट्रोल में हर एक चीज़ करने लगते हैं। जैसे हमने खाना उतना ही बनाया जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। उस हिसाब से जब हम एक कंट्रोल में काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं, तो वो हमारे नेचर में आ जाता है, यानी हमारा स्वभाव बन जाता है। हम कोई भी काम तब मतलब कंट्रोल में करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे करते हैं। छठा है आदत, कौशल, यानी हैबिट फॉर्मेशन। वह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पश्चात हम वही क्रिया या प्रतिक्रिया हमेशा करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष हम देखते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी का निष्कर्ष क्या रहा। ब्लूम के वर्गीकरण में ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। उनका यह वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी का जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके,
बच्चे का जो है हर तरह से सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि बच्चे जो है अपना पूर्णतः विकास करके नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये था ब्लूम टैक्सोनॉमी का पूरा डिटेल में था। आप इसको अपने एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं और इजीली इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको इसके बाद किसी भी टॉपिक पे इतने इजी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू सो मच, ऐसी वीडियो पे बने रहिए।